मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का जो लेसन है, सेकेंड नंबर लेसन, और लेसन का नाम है अरस्तु। अब अरस्तु के बारे में ये विभिन्न पार्ट है। आज हम पढ़ रहे हैं अरस्तु के बारे में। जो आज हमारा पार्ट है सेकेंड नंबर का, ये 6 पार्ट है और इसमें हम देखेंगे आदर्श राज्य के बारे में। हाँ, आदर्श राज्य के बारे में। आपने इससे पहले प्लेटो के विचारों को जब देखा होगा तो प्लेटो ने भी अपने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, तो उसको आदर्श राज्य माना है। तो हम यहाँ पे आज देखेंगे अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, यानी अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं को हम यहाँ पे जानेंगे। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। जैसे पता है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की जो बात कही थी, उस आदर्श राज्य की कुछ व्यवस्थाओं को सुधार करते हुए एक बढ़िया रूप में, यानी अरस्तु है वह प्लेटो का शिष्य है, तो प्लेटो की जो अधूरी रह गई थी, क्योंकि प्लेटो का जो आदर्श राज्य था वह ज़्यादा व्यवहारिक या कह सकते वास्तविकता से संबंधित था। तो अरस्तु ने उन्हीं के विचारों को परिष्कृत करते हुए एक नए ढंग से अपने विचार उसमें शामिल किए और एक आदर्श राज्य की व्यवस्था की, एक आदर्श राज्य की नींव रखी, एक आदर्श राज्य के अपने विचार दिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ एक गौर से समझेंगे कि पॉलिटिक्स है वो अरस्तु की पुस्तक है। तो अरस्तु की जो पॉलिटिक्स पुस्तक है उसका मतलब इसके 8 खंड है। मैंने आपको पहले ही बताए थे, पॉलिटिक्स की है ना, उसकी 8 पुस्तकें उसने लिखी है सिर्फ पॉलिटिक्स पर। तो अरस्तु ने प्लेटो की एक पुस्तक थी लॉज, और लॉज के अंतर्गत प्लेटो ने अपने विचार दिए थे आदर्श राज्य के। तो उस लॉज के आदर्श राज्य के विचारों से प्रभावित होते हुए अरस्तु ने एक सुंदर और व्यापक राज्य की कल्पना का चित्रण प्रस्तुत किया। पॉलिटिक्स में उसने न केवल कानून को उचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया, वरन राज्य के वास्तविक प्रशासन में अनुभव, रीति रिवाज और जनमत के महत्व को स्थान दिया, यानी वास्तविकता रखी गई उन्होंने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत। तो अरस्तु के, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अरस्तु ने जो प्लेटो ने जो पहले विचार दिया था, प्लेटो ने जो विचार दिया था एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, तो इस आदर्श राज्य का एक सुसंस्कृत और विधिवत रूप है, ठीक है ना, वो अरस्तु ने दिया। यानी अरस्तु ने प्लेटो के ही विचारों को एक नए ढंग से, एक वास्तविकता से, व्यवहारिक आधार पर एक नए राज्य के विचार अपने सामने रखे थे। तो इस तरह से अरस्तु के अनुसार शासन का उद्देश्य, राज्य करने का उद्देश्य है व्यक्ति को उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए साधन उपलब्ध करवाना। एक अच्छा जीवन जिए व्यक्ति, उसके लिए राज्य उसके लिए व्यवस्था करेगा। अपने इसी दृष्टिकोण के आधार पर अरस्तु ने अपने एक आदर्श राज्य की विशेषताओं को यहाँ पर, यानी आदर्श राज्य को हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ अरस्तु की उस राज्य की विशेषताओं को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहले ही मैंने आपके सामने यहाँ पे अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं को यहाँ पे सामने नोट कर लिया है। इनको बारी बारी से अच्छे से हम समझेंगे ताकि आपके एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो देखिए, पहला हम बात करें, पहला पॉइंट आदर्श राज्य का लक्ष्य है। इससे पहले आपको एक आदर्श राज्य जो होता है, उस आदर्श राज्य का लक्ष्य क्या होता है? व्यक्ति का नैतिक विकास करना, व्यक्ति का नैतिक विकास करना, नैतिक जो उसका मूल गुण होता है उसमें सुधार करना। तो देखिए, अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का लक्ष्य अपने नागरिकों का नैतिक कल्याण है। राज्य समुदायों का समुदाय होता है, आपको पहले भी बताया था, राज्य है वह समुदायों का समुदाय होता है। तो इस तरह से प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के हितों के लिए काम करता है, कोई भी समुदाय हो अपने हित के लिए काम करता है। तो इस तरह से वे सभी जो समुदाय हैं वह राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो अब राज्य से भी समुदायों का समुदाय हो गया, तो इसलिए राज्य का उद्देश्य है वह सभी समुदायों के सर्वोच्च हित को लेकर होगा, यानी इसका उद्देश्य सर्वोच्च हित साधन है और व्यक्तियों के नैतिक जीवन को सुधारना राज्य का उद्देश्य है। अरस्तु की एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है और वह लाइन आपको ध्यान रखना, पहले भी बताया मैंने, वापस आप ध्यान से सुन लीजिए। अरस्तु ने कहा है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और वह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहेगा। राज्य है वो व्यक्ति के
जीवन के लिए है, एक अच्छा जीवन बनाने के लिए राज्य हमेशा उसके साथ रहेगा। तो आगे हम देखते हैं अच्छा जीवन का यहाँ पे मतलब है नैतिक जीवन से। तो पहली विशेषता यहाँ पे हो गई, अरिस्तु का राज्य है वह व्यक्ति के नैतिक जीवन के विकास को लेकर काफ़ी सहज है। दूसरा, अरिस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता है मध्यम वर्ग का सिद्धांत, और जिसको हम कहेंगे संवैधानिक शासन व्यवस्था। क्योंकि देखियो, अरिस्तु के आदर्श राज्य के अंतर्गत या उसने कहा कि 3 तरह की व्यवस्थाएं होती है, 3 तरह की समाज में एक व्यवस्था देखने को मिलती है। एक तो संपत्ति वाले लोग होते हैं, यानी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती है। एक ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम पैसा होता है, और एक ऐसे हैं जिनके पास मध्यम कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा सा ही पैसा है लेकिन वे अपना जीवन यापन मध्यम श्रेणी में से गुजारते हैं। तो अरिस्तु ने भी हमेशा मध्यम यानी मध्यम रास्ता का, मध्यम कहते हैं ना, मिड वे का फॉलो किया, मिड वे को फॉलो किया है। तो अरिस्तु भी यहाँ पे कहता है मध्यम मार्ग का सिद्धांत, यानी आदर्श राज्य के अंतर्गत उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है। और मध्यम मार्ग सिद्धांत है वो किस पर कायम है? संवैधानिक तंत्रीय शासन व्यवस्था पर। न ज़्यादा अतिवादी होता है और न ज़्यादा कि शांत मतलब एकदम से अव्यवस्थित होता है। तो ये एकदम हम जब भी बात करें तो हम कोई चीज़ लेने जाते हैं कोई मार्केट में, तो हम ज़्यादा हाई फाई नहीं लेते और ज़्यादा ख़राब भी नहीं लेते। हम क्या सोचते हैं कि ठीक ठीक दे दो, यानी वह चीज़ जो हमारे लिए अच्छी हो, दिक्कत वाली नहीं हो। तो इस तरह से अरिस्तु ने भी मध्यम मार्ग का अनुसरण किया अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत। मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्यतर श्रेष्ठ जीवन है, और यह मध्यम मार्ग ही ऐसा है जिसे शासन प्राप्त कर लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। तो ये तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि 3 तरह के वर्ग होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा गरीब और मध्यम वर्ग वाले। तो मध्यम वर्ग वाले हैं वो तीसरी श्रेणी के हैं। तो संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र एक प्रकार की मिश्रित शासन व्यवस्था प्रणाली है, यानी ये जो व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था मध्यम वर्ग के अंतर्गत आती है, संविधान के अनुसार वो व्यवस्था चलती है। तो अरिस्तु के अनुसार मध्यम मार्ग की दृष्टि से व्यवहारिक आधार पर सर्वोत्तम शासन संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र ही श्रेष्ठ है, यानी राज्य के अंदर जब मध्यम वर्ग होगे ज़्यादा तो वहाँ पर संवैधानिक तंत्र व्यवस्था कायम होगी, और ये सबसे अच्छी व्यवस्था, सबसे अच्छा मार्ग होता है। आगे देखिए, तो इस तरह से मध्यम मार्ग शासन व्यवस्था एक प्रमुख लक्षण है विधि की सर्वोच्चता। अब ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत क्यों जरूरी है? विधि के शासन, यानी इसके अंतर्गत क्या होता है? विधि का शासन होता है। विधि का शासन यानी कानून के द्वारा शासन व्यवस्था होती है। ऐसे राज्य हैं वह हमेशा सफल रहते हैं। अब अरिस्तु ने आदर्श राज्य के अंतर्गत 3 प्रकार की संस्थाओं का वर्णन किया है। हम यहाँ पे बात करें आदर्श राज्य के अंदर 3 तरह की संस्थाओं का वर्णन किया है जो एक आदर्श राज्य के अंतर्गत काम करती हैं। पहली है असेंबली। पहली है असेंबली। अभी असेंबली क्या काम करती है प्लेटो के आदर्श राज्य में? तो ध्यान रखना है, शासन संबंधी निर्णय। यानी अरिस्तु के आदर्श राज्य में ध्यान रखना, कहीं अगर गलती से प्लेटो बोल भी देता हो तो ध्यान रखना ये दोनों कॉमन यूनानी विचार के, इसलिए नाम आ भी जाता है। अभी आपको इस लेसन में ध्यान रखना अरिस्तु के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो असेंबली है वह अरिस्तु के आदर्श राज्य की शासन व्यवस्था की एक संस्था है और ये काम करती है शासन संचालन संबंधी निर्णयों को लेकर। ठीक है। दूसरी संस्था है जो आपको ध्यान रखना है मजिस्ट्रेसी। मजिस्ट्रेसी ये अरिस्तु के आदर्श राज्य की संस्था है जो आदर्श राज्य को व्यवस्थित रखने का काम करती है। और ये क्या है? मजिस्ट्रेसी का मतलब होता है कि जो आदर्श राज्य होता है उस आदर्श राज्य में शासन करने वाले अधिकारी होते हैं। शासन करने वाले अधिकारी, ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरी जिसको हम कहते हैं न्यायिक संस्था।
ओके, तो आप ये समझ रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये चीज़ आप ध्यान रखना है कि प्लेटो ने अपने सॉरी बार बार ये प्लेटो यार आप ध्यान रखेंगे अरस्तु को पढ़ रहे हैं। तो अरस्तु के आदर्श राज्य के अंतर्गत अरस्तु ने मध्यम मार्ग को सिद्धांत को फॉलो किया है, क्योंकि अरस्तु ने कहा कि 3 तरह के कैटेगरियाँ देखी जाती है। मतलब ऐसे देखे तो सबसे पैसे वाले कोई लोग होते हैं, कोई ज़्यादा गरीब होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ना तो गरीब है और नहीं ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो वो मध्यम श्रेणी के होते हैं और वे संवैधानिक शासन व्यवस्था वाली संस्था को फॉलो करते। क्यों? क्योंकि विधि की शासन व्यवस्था कायम रहती है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये अरस्तु के जो आदर्श राज्य की हम बात करें तो अरस्तु के आदर्श राज्य को चलाने के लिए 3 संस्थाएं हैं वो काम करती है। वहाँ पे उनके वहाँ पे 3 राजनीतिक संस्थाएं वो काम करती है। पहली है असेंबली। असेंबली क्या काम करती है? आदर्श राज्य के अंदर शासन संबंधी कार्य करती है। मजिस्ट्रेसी है, इसका ये मतलब है ये वो संस्था है जो आदर्श राज्य में एक अधिकारियों की संस्था है, यानी अधिकारी है जो आदर्श राज्य की व्यवस्थाओं को देखते हैं। न्याय संबंधी एक न्याय संस्था है जो न्याय संबंधी कार्य करती है। आगे हम देख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है तीसरी अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता ये है कि अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में विधि को ज़्यादा महत्व दिया है। अब यहाँ पे आपने अगर ध्यान से देखा और समझा है तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत नैतिकता को ज़्यादा अपने विचारों में शामिल किया। नैतिकता पर ही उसने अपने राज्य की व्यवस्था को स्थापित किया है। लेकिन अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में कहा है कि ये राज्य वो विधि के आधार पर संचालित होगा, यानी कानूनन। अरस्तु ने व्यक्ति के स्थान पर कानून को सर्वोच्चता दी है और कानून के द्वारा व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का राज्य बनता है, एक व्यक्ति के पास पूरी शासन व्यवस्था होती है तो वह न्याय व्यवस्था में कभी पक्षपात कर सकता है। तो इस वजह से अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में क्या किया, न्याय यानी विधि को ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि विधि है वो सभी के लिए समान भी होती है। विधि यानी कानूनी व्यवस्था सभी के लिए समान व्यवस्था करती है, तो इसलिए विधि की शासन अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में विधि के शासन व्यवस्था को प्रमुखता दी है। यानी आप देखेंगे 3rd नंबर पॉइंट जो है ये कह रहा है विधि की सर्वोच्चता, विधि के शासन को माना है अरस्तु ने। और इस तरह से विधि के शासन का सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि विधियाँ सबके लिए समान व्यवहार से कार्य करती है, लेकिन व्यक्ति शासन है वो पक्षपात हो सकता है, जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य था। अब ये आप ध्यान रखना 4था पॉइंट जनसंख्या। तो जनसंख्या का आपको इसमें समझना है कि जो प्लेटो के आदर्श राज्य थे तो प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने एक संख्या डिसाइड की है। प्लेटो ने कहा है कि एक आदर्श राज्य है उसमें कम से कम 4000 मतलब 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। तो अरस्तु ने अपने इस राज्य में किसी संख्या का कोई खुलासा नहीं किया है कि इतनी संख्या होगी तो ही वो एक अच्छा राज्य होगा, बट अरस्तु ने ये कहा है कि एक अच्छा राज्य तभी हो सकता है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा जनसंख्या नहीं होनी चाहिए और जनसंख्या कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि वो राज्य का मौलिक तत्व ही समाप्त हो जाए। तो अरस्तु ने कहा है कि जनसंख्या उतनी हो जितनी एक आदर्श राज्य को बनाने के लिए आवश्यक हो। जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए और इस तरह से अरस्तु ने कहा कि जनसंख्या है वह काफ़ी हद तक एक राज्य के लिए सही व्यवस्था कायम करती। क्यों? क्योंकि अगर एक राज्य में बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है तो उनके खाने पीने रहने का वगैरह व्यवस्था सही नहीं होती और फिर ये राज्य है वो गरीब होता है, सभी को रोज़गार नहीं मिलता है और सबका सही रूप से नैतिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग हैं वो आपस में संपर्क में नहीं रहते और इस तरह से वो वहाँ पर कानूनी व्यवस्था भी कायम नहीं रहती है। तो अरस्तु ने कहा कि राज्य है उसमें जनसंख्या सीमित होनी चाहिए, यानी सीमित का मतलब है न ज़्यादा कम और न ज़्यादा अधिक। तो इस तरह से आदर्श राज्य में व्यवस्था हर तरह की वो सुव्यवस्थित रहेगी। फिर है प्रदेश। प्रदेश के बारे में आप ध्यान रखिए, प्रदेश यानी क्षेत्र के बारे में, ठीक है ना, कि एक अच्छा राज्य हो तो कितना क्षेत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा है एक अच्छा राज्य तभी होगा जहाँ पर उन लोगों के लिए पर्याप्त रूप में वहाँ प्रदेश भूमि मौजूद हो, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्र भी होना चाहिए। जनसंख्या अगर ज़्यादा है और क्षेत्र कम है तो लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, तो वो राज्य है वो कतई सही नैतिक रूप में नहीं हो सकता है, एक विधि भी सही रूप में नहीं चल सकती है। और इतना भी बड़ा राज्य नहीं होना चाहिए जो जनसंख्या के अनुपात से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो,
तो वो मिसयूज होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन वगैरह या कोई काम की नहीं आएगी। तो क्षेत्र उतना होना चाहिए जितना वहाँ से इनकम लोगों को प्राप्त हो सके, लोगों का आय वगैरह पूरी हो सके। तो इस तरह से प्रदेश है वह भी लोगों की जनसंख्या के अनुकूल में होना चाहिए। फिर प्लेटो के आदर्श राज्य में उन्होंने कहा है नागरिकों का चरित्र के ऊपर ध्यान दिया है। नागरिकों का चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे के ऊपर यहाँ पे समझना है, अरस्तु का विचार है कि चरित्र और योग्यता में जनता यूनानियों के समान होनी चाहिए। इसमें उत्तरी जातियों के उत्साह और एशिया जातियों की बुद्धिमत्ता का मेल है। उनका विचार है कि बुद्धिमत्ता, साहस, उत्साह के मेल से जो नागरिक है वह अपना राजनीतिक विकास कर सकता है। यानी लोगों का जो चरित्र अच्छा होना चाहिए, बुद्धि कौशल व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ताकि वह राज्य में अपना सहयोग दे सके। फिर 7 नंबर है शिक्षा। शिक्षा तो आपको पता है एक राज्य के लिए शिक्षा का कितना महत्व है, आपको पता होगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा एक कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी होती है उस राज्य के लिए जो इसको बेस्ट प्रदान करती है। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से व्यक्ति का यहाँ पे महत्व बताया गया, तो शिक्षा का महत्व तब होगा जब व्यक्ति ग्रहण करेगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के बलबूते पर एक व्यक्ति और समाज की अच्छी नींव है वो बन सकती है, पढ़ सकती है। तो यहाँ पे शायद एक चीज़ ध्यान रखना है कि चरित्र निर्माण की दिशा में शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो उस राज्य, उस संस्था को एक व्यवस्थित रूप में मुकाम प्रदान करता है। सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की अनिवार्य और सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा भी अनिवार्य हो, यानी सभी के लिए हो, और सार्वजनिक हो। ऐसा नहीं कि शिक्षा में भेदभाव किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। जैसा प्लेटो ने अपने राज्य के अंतर्गत या प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत में अलग अलग व्यवस्था की थी, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं 8 नंबर पॉइंट में राज्य की स्थिति। राज्य की स्थिति यानी जो राज्य है, उसने कहा कि जो राज्य है वो किस स्थान पे आया हुआ है, उसके आसपास का क्षेत्र क्या है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। जैसे हम अपना घर देखते हैं नया, तो हम ये देखते हैं कि आस पड़ोस में कौन रह रहा है। ऐसा तो नहीं कि गांव से बहुत दूर आ गया है, तो जैसे गांव से कुछ ज़्यादा दूर है तो उस घर को आवश्यक सुविधा नहीं मिल पाएगी, और कहीं एक अकेला घर है तो किसी भी तरह कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आसपास का माहौल कैसा है, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं अरस्तु ने अपने राज्य के अंतर्गत जो व्यवस्था की, तो उसने कहा है कि राज्य की स्थिति कैसी है। स्थिति का मतलब है कि राज्य में बस्ती का ध्यान उन बातों पर ध्यान रखते हुए चुना जाना चाहिए कि वहाँ पर लोगों को सार्वजनिक सुविधा और राजनीतिक सुविधा, साथ ही साथ सैनिक आवश्यकता भी पूरी हो सके। नगर राज्य को बचाते समय सौंदर्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो राज्य का प्रदेश है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विशेष बस्ती वाला, दूसरा जिसके चारों ओर प्रदेश हो। तो इस तरह से बस्ती में पूजागृह, व्यायाम, पार्क, बाजार, मार्केट, बंदरगाह और सार्वजनिक स्थान होने से, यानी एक ऐसा राज्य हो जिसके आसपास सुव्यवस्थित रूप में प्रजा निवास कर सके और सुविधा मिल सके। अब हम आ जाते हैं 9 नंबर पॉइंट, राज्य में विभिन्न वर्ग। वर्ग तो आपको पता है अलग अलग वर्ग होते हैं, तो इस वर्ग के आधार पर लोग अलग अलग काम करते हैं। तो प्लेटो के राज्य में क्या था, प्लेटो ने कहा कि भाई जो सैनिक वर्ग है वो सैनिक वर्ग का ही काम करेगा, उत्पादक वर्ग नहीं आएगा, दार्शनिक वर्ग शासन संबंधी कार्य करेगा। तो उन्होंने उसकी लिमिटेशन तय कर दी थी। लेकिन अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में अलग अलग तरह के वर्ग के बारे में बताया और सभी अपने कार्य को लेकर स्वतंत्र हैं। जैसे भोजन, कला, कौशल, हथियार, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा, सार्वजनिक हित, ये सभी अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है। तो जैसी ज़रूरत है उसी के अनुसार अलग अलग वर्ग बनते हैं। जैसे उत्पादक वर्ग के लिए कृषक हो जाता है, शिल्पी, योद्धा जो सैनिक होता है, और जो सामान बेचना वगैरह हैं तो व्यापारी हो गए, और पूजा पाठ के लिए पुजारी होते हैं, और सार्वजनिक हित के लिए अलग अलग होते हैं, और निर्णय निर्धारक के लिए भी अलग होते हैं। यानी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग वर्ग बनते हैं। तो ये वर्ग हैं वो यहाँ पे एक राज्य के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि जो वर्ग होते हैं वो अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से होते हैं, वो राज्य की ज़रूरतों को पूरी भी करते हैं, नागरिकों की ज़रूरतों को। तो अरस्तु ने संपूर्ण जीवन के लिए एक ही कार्य देना नहीं समझा है। अरस्तु ने कहा है कि एक ही व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग वर्ग करने की छूट दी गई है। तो यहाँ पे 3 कार्य देता है। अरस्तु है वो व्यक्ति को 3 कार्य करने की छूट देता है।
अब हम बात करते हैं अरस्तु के आदर्श राज्य में आर्थिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक व्यवस्था किस तरह से काम करती है। तो अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में किसी भी वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद का प्रतिपादन नहीं किया गया। जैसे आपको पता है ना, प्लेटो ने कहा था कि जो सैनिक वर्ग है और जो दार्शनिक वर्ग है, जो शासक वर्ग है, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वे संपत्ति रखते हैं तो उनमें ये लालच की भावना आती है और वे अपना काम सही नहीं करते। तो इस तरह से ये था प्लेटो का साम्यवाद। लेकिन अरस्तु ने साम्यवाद संबंधी विचार है वो नहीं अपनाया प्लेटो के जैसा। उसने कहा है कि संपत्ति है वो सभी के लिए ज़रूरी है और संपत्ति ही समाज को मौलिकता प्रदान करती है। इसके बारे में पूरा देखें आगे से। वह मानता है, अरस्तु मानता है कि संपत्ति का विषम वितरण राज्य के लिए विपरीत प्रभाव डाल सकता है। वह संपत्ति की विषमता को दूर करने के लिए 3 विकल्प रखता है। 3 विकल्प क्या रखता है तो वो देखिए। पहला है भू संपत्ति व्यक्ति को, भूमि है वो सभी व्यक्तिगत रूप में हो सभी के लिए, किंतु इसका प्रयोग सामूहिक रूप में होना चाहिए, सब लोग इसका समान रूप से उपभोग कर सके। दूसरी जो बात है, संपत्ति है वो सभी की होनी चाहिए, लेकिन इसका उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है संपत्ति के बारे में। दूसरी बात, तीसरी, संपत्ति सामूहिक हो तो इसका उपभोग सामूहिक भी हो सकता है। तो इस तरह से संपत्ति सबके लिए अधिकार, यानी अरस्तु ने संपत्ति का सबको बराबर हक दिया है। भूमि को निजी और सामूहिक 2 भागों में बांटा गया है, निजी के रूप में यानी व्यक्तिगत हो सकती है, सामूहिक सभी के शामिल हो सकती है। तो इस तरह से सभी व्यक्ति आधिकारिक उत्पादन करेंगे और उसका उपभोग सामूहिक होने के कारण समाज में समानता और भाईचारे की भावना आती है कि सामूहिकता का सिद्धांत अपनाते हैं। नेक्स्ट है जो आपको समझना है 11 नंबर पॉइंट, संपत्ति का स्त्रियों का साम्यवाद। तो ये समझने से पहले आपको ध्यान रखना, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में कहा था कि जो दार्शनिक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है, जो देश की सेवा और शासन की व्यवस्था संचालन करते हैं, उन्हें पत्नी रखने का अधिकार नहीं होगा। वे समभोग सामूहिक रूप में करेंगे। यानी सामूहिक रूप कहने का मतलब है उसकी कोई व्यक्तिगत पत्नी नहीं होगी, लेकिन राज्य की सामूहिक, राज्य के अंतर्गत जो स्त्रियाँ हैं वो किसी से भी अपना संबंध रख सकते हैं। इस तरह से वो कहना चाहता है कि उसमें वह पक्षपात से दूर रहेंगे, क्योंकि इस तरह से जब कोई बच्चे होंगे तो वह बच्चे उस सामूहिक राज्य की सामूहिक संपत्ति और सामूहिक कह सकते हैं संतान होती है। तो इस तरह से उन्हें इस मोह माया संपत्ति से दूर रखा है। लेकिन यहाँ पे ये मौलिकता समाप्त हो जाती है, समाज की व्यवहारिकता समाप्त हो जाती है जब ऐसा अगर रखें। तो अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में स्त्रियों का साम्यवाद जैसी व्यवस्था नहीं रखी। जैसा प्लेटो ने रखा था वैसा इन्होंने रखा। अरस्तु ने किसी भी वर्ग के लिए स्त्रियों के साम्यवाद की धारणा का प्रतिपादन वो नहीं करता है। अरस्तु के आदर्श राज्य को ये जो व्यवस्था है ये बात एक अच्छे राज्य के रूप में प्रस्तुत करती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अच्छा आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। तो अरस्तु के आदर्श राज्य की धारणा के अंतर्गत किसी भी रूप में नागरिकों के हितों और इच्छाओं की अवहेलना नहीं की गई है। यानी यहाँ पे व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं और जरूरतों के हिसाब से उसको महत्व दिया है, उनकी अवहेलना नहीं की है। नागरिक राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करता हुआ अपने धैर्य की प्राप्ति करता है। और अरस्तु के आदर्श राज्य में राज्य के श्रेष्ठ जीवन और व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन में कोई भेद नहीं करता है। इस दृष्टि से नितांत आवश्यक। यहाँ पे ये बात किया गया है कि जो अरस्तु है वह व्यक्ति और राज्य दोनों के मध्य तालमेल रखता है और दोनों के अच्छे उच्चतम जीवन और उच्चतम श्रेष्ठ जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानता है और उसमें भेद नहीं करता है। तो आई होप आप ये अरस्तु का जो आदर्श राज्य है उनके बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अरस्तु के दास्ता संबंधी, अरस्तु ने दास्ता के ऊपर कहा है कि दास्ता एक राज्य के लिए, नागरिकों के लिए दास व्यवस्था होनी चाहिए। तो दास्ता के बारे में हम पढ़ेंगे आगे अपने आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।